नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते और सच्चाई भी यही है। नासा अपने साइंटिस्ट और स्पेसक्राफ्ट को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजता है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा। वो क्या है? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अपोलो प्रोग्राम में मून से कुछ बड़ा ही अनोखा आया था। लोग शॉक्ड थे। उसके अंदर एक मिस्ट्री थी। नासा ने उससे क्या पता लगाया? क्या वो ये बात हमें बताएगी? नासा एक नई पृथ्वी की तलाश में थी मगर नाकाम रही। वो सबसे बेहतर दूसरी दुनिया कौन सी है जो हमें आज तक मिली है? शायद केपलर 186f। केपलर 186f हमारे स्टार से, हमारे सिविलाइजेशन से ज्यादा पुराना है। मतलब वो हमसे ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। और वो सीक्रेट सैटेलाइट प्रोग्राम जिससे फिर से कोल्ड वॉर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया। वो पूरे कोल्ड वॉर की दिशा ही बदल सकता था। ये एक साईफाई वॉरफेयर है और ये अभी हो रहा है। नासा के मिशन में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई। ओके, हमें वहाँ 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, वहाँ कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ मून मिशन से ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे प्रेशियस रॉक्स लेकर आए थे। हम कोशिश कर रहे थे कि वहां से सैंपल का बेस्ट कलेक्शन लाएं और अनयूजुअल चीजों पर भी नजर रखें। अनएंटिसिपेटेड को ढूंढे, अननोन्स का पता लगाएं। जब नासा के साइंटिस्ट ने उन रॉक्स को एनालाइज किया तो रिजल्ट से पता चला कि मून पर कुछ बड़ा इम्पॉसिबल हुआ था। लोग शॉक्ड थे। उसके अंदर एक मिस्ट्री थी। वो रॉक्स उस वक्त के नहीं थे जब वो बने थे, बल्कि कुछ और। जैसे ही अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर लैंड किया, उन्होंने साइंस ऑब्जेक्टिव्स की एक मुश्किल लिस्ट की खोजबीन शुरू कर दी। टाइम गुजर रहा था और हमें वो काम करने थे जिनके लिए हमें वहां भेजा गया था। मून पर बोर होने का कोई सवाल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था मून रॉक्स के चंक्स पृथ्वी के जियोलॉजिस्ट्स के लिए लाना। हम लूनर मास से काफी दूर तक गए, करीब 7 किलोमीटर दूर तक। हमने वैली ऑफ टॉरस लिट्रो में हर तरफ ट्रैवर्सिंग की, जो अपने आप में बड़े मैग्निफिसेंट प्रोपोर्शन की वैली है। मुझे वहाँ से बोल्डर का बड़ा अच्छा सैंपल मिला है। और लूनर साइंटिस्ट के लिए वो रॉक्स टाइमलेस मिस्ट्रीज का जवाब बन सकते थे। जब अपोलो 11 वहां लैंड हुआ था तब हम नहीं जानते थे कि मून कितना पुराना है या उसकी हिस्ट्री क्या है या इस तरह की दूसरी बातें हम नहीं जानते थे। ये तो बड़ा हार्ड है। अपना पैर बचाना। मैं उन सैंपल्स का इंतजार कर रहा था। हम सोच रहे थे कि उन रॉक से हमें ये अंदाजा मिलेगा कि वो असल में क्या है। पहली बार एक ऐसी चीज हाथ लगी जिससे सपनों ने जन्म लिया। उन रॉक्स से अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी तो मिल रही थी, पर वो थ्रेट्स भी थे। हम नहीं जानते थे कि उन रॉक्स में हमें किसी तरह से इन्फेक्टेड करने वाले बैक्टीरिया मिलेंगे या नहीं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंटेमिनेशन हमारे इम्यून सिस्टम में जा सकता है, पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। अपने प्रोटेक्शन के लिए साइंटिस्ट ने उन सैंपल्स को एक सील्ड क्लीन रूम में खोला। वो भी रोज़ेटा स्टोन को हाथ में लेने जैसा था। उन रॉक्स में कई 100 करोड़ साल की लूनार हिस्ट्री दफन थी। कई महीने तक सैकड़ों साइंटिस्ट्स उन रॉक्स पर कई एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। फिर शुरुआती रिजल्ट से पता लगा कि मून पर कुछ बड़ा ही स्ट्रेंज हुआ था। उन्हें पता लगा कि वो रॉक्स मैग्नेटाइज्ड थे। लोग शॉक्ड थे। वो इतने स्ट्रांग तो नहीं थे कि हमारे रेफ्रिजरेटर से चिपक जाएं, लेकिन वो एक बड़ी ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्म हुए थे। वो आज की पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से दुगनी स्ट्रेंथ की थी।
इनमें से बहुत से रॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दबी थी। इस बात से कोई मतलब नहीं निकलता। कई थ्योरीज ये भी मानती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड शायद एलियंस की वजह से बने हो, पर ये सच नहीं लगता। मून खुद तो मैग्नेटिक नहीं है ना, फिर वो मैग्नेटिक रॉक्स मून की सतह पर कहां से आए? जाहिर है वो मैग्नेटिक रॉक्स किसी चीज ने बनाए थे, लेकिन साइंटिस्ट्स उन्हें देखकर हैरान थे। शुरुआती दौर में नासा ने मून पर वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे थे। शायद मून पर मैग्नेटिज्म का एक ऐसा सोर्स हो जिसके बारे में हम नहीं जानते। पृथ्वी पर प्लैनेट का घूमता मोल्टन आयन कोर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो मोल्टन रॉक्स को ठंडा होने पर मैग्नेटाइज कर देता है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अपोलो के वो मैग्नेटिक रॉक्स इस बात का सबूत हैं कि लूनर सरफेस की काफी गहराई में एक मैग्नेटिक सोर्स है। ऐसा लगता है कि मून पर सिर्फ पृथ्वी की तरह एक मेटालिक कोर ही नहीं बना, बल्कि उस कोर में बहुत बड़े पैमाने पर कॉम्प्लेक्स फ्लूइड मोशन भी हो रहे हैं। वैसे ही जैसे लावा लैंप पर एक चिपचिपे सब्सटेंस की वजह से रोशनी उठती गिरती दिखाई देती है। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी दावे से नहीं कह सकते कि उतने पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड ने अचानक काम करना क्यों बंद कर दिया। अगर मून की एक मैग्नेटिक फील्ड थी तो वो कब गायब हुई? करीब 350 करोड़ साल पहले थी, जो बाद में क्रैश हो गई। आज भी मून की उस गायब हुई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। ये एक बड़ी गहरी मिस्ट्री है। मून तब ठंडा हो रहा था, शायद उसका कोर इतना ठंडा हो गया था कि वो क्रिस्टलाइज होने लगा था और उससे एक सॉलिड कोर बना। अभी भी मून के बारे में हम बहुत सी बातें नहीं जानते हैं। हमें काफी पीछे जाना होगा। हमें अभी बहुत कुछ जानना है। स्पेस में इंसान के पहले डगमगाते कदमों के करीब 40 साल बाद भी हम उन वॉयजर्स की मिस्ट्री को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। है, वो रहा, मैं उसे देख रहा हूँ, वो ऑरेंज कलर का है। ये काम ऐसा ही है जैसे एक सर्च लाइट के सामने एक जुगनू को ढूंढना। लेकिन अब पृथ्वी से करीब 500 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट पर उम्मीद नजर आई है। हमें आज तक जितने भी प्लैनेट्स मिले हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग है। 186F के नाम से मशहूर वो दुनिया हमारी दुनिया से काफी मिलती जुलती है। कौन सा ऐसा दूसरा वर्ल्ड है जहां इंटेलिजेंट जीव हो सकते हैं? शायद केपलर 186F। $50 लाख की लागत से बना केपलर टेलीस्कोप 4 साल से लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट की तलाश कर रहा है। दूर दराज की सिस्टम स्टार फील्ड के डेटा को एनालाइज करने पर केपलर टीम को एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग प्लैनेट मिल गया। हमें स्पेसक्राफ्ट से डेटा का एक नया बैच मिला। हम सभी उस डेटा को एनालाइज कर रहे थे और टॉम ब्रैकी सबके पास जाकर पूछ रहे थे कि तुमने इस प्लैनेट को देखा है क्या? ध्यान से देखो, ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये पृथ्वी जितना बड़ा है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। इस बात से हम सब एक्साइटेड थे। वो नया प्लैनेट भी करीब करीब पृथ्वी जितना ही बड़ा है और वो अपने स्टार से सही दूरी पर भी है, उस जगह पर जिसे साइंटिस्ट गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। हम उसे गोल्डीलॉक्स जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ना वो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। उसकी सतह पर पानी आसानी से रह सकता है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट सैरा सीगर मानती हैं कि केपलर 186F का मिलना एक सपना पूरा होने जैसा है। केपलर 186F पहला ऐसा प्लैनेट है जो करीब पृथ्वी जितना बड़ा है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, इसलिए ये खोज एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन केपलर 186 और पृथ्वी में इतनी सिमिलैरिटीज के बावजूद एक क्रूशियल डिफरेंस भी है। केपलर 186 पृथ्वी के स्टार जैसा है, लेकिन वो सूरज का नहीं बल्कि किसी और स्टार का चक्कर लगा रहा है। केपलर 186 जिस स्टार का चक्कर लगा रहा है वो एक एम ड्वार्फ है, इसलिए वो साइज में सूरज का आधा है और वो ज्यादा छोटा, लाल और ठंडा है।
इन रीडिंग्स के बाद साइंटिस्ट ये स्पेकुलेशन करने लगे कि उस प्लेनेट का शायद पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन तब सवाल उठा कि उस अनोखी दुनिया में रहने वाले जीव कैसे होंगे। उस स्टार से निकलने वाली लाइट काफी लाल है, जिससे वहाँ के ओशंस भी ऑरेंज नजर आते हैं। केपलर 186f पर वेजिटेशन काफी बेहतर हो सकती है क्योंकि वहाँ इंफ्रारेड लाइट है। वो दुनिया जिसमें ऑरेंज समंदर और स्ट्रेंज येलो वेजिटेशन हो, वहाँ दूसरे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के लिए भी एक वायबल एनवायरनमेंट हो सकता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि केपलर 186f पर एक डेंस एटमॉस्फेयर होगा जो पानी की डेंसिटी के बराबर होगा, और वहाँ ऐसे क्रीचर्स भी होंगे जो पानी और हवा में चल सकते हैं, जैसे पृथ्वी के एम्फीबियंस। उस प्लेनेट की लोकेशन और कंपोजिशन के कॉम्बिनेशन से तो यही लग रहा है कि वहीं पर हमारे यूनिवर्स में सेंसिटिव लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। वो कौन सी दूसरी दुनिया है जहाँ जीव हो सकते हैं? ऐसे जीव जो कम से कम हमारे जितने समझदार हो। शायद केपलर 186f ही वो जगह है, क्योंकि वो पृथ्वी से काफी मिलती जुलती जगह है। केपलर 186f शायद हमारे सूरज से ही नहीं, पृथ्वी से और हमारे सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुराना है। अगर वहाँ कोई रहता हो तो वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे। लेकिन अगर केपलर 186f पर इंटेलिजेंट लाइफ है भी, तो हमें उसका सामना करने में काफी वक्त लगेगा। केपलर 186f पृथ्वी से 500 लाइट ईयर्स दूर है, जो गैलेक्टिक स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमारी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। आज के स्पेस साइंटिस्ट को ये नई पृथ्वी काफी प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन लग रहा है, जहां एक दिन इंसान स्टार्स के बीच जा सकता है। बहुत से लोग ये सपना देख रहे हैं कि एक दिन हमारे डिसेंडेंट्स एक ऐसा तरीका ढूंढ ले कि वो दूसरे स्टार का चक्कर लगा रहे प्लैनेट्स तक जा सके। उसके लिए उन्हें क्लोजेस्ट प्लैनेट को ढूंढना होगा। कोल्ड वॉर के उस डरावने दौर में नासा के एक सैटेलाइट ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक बड़ा डराने वाला सिग्नल देखा। वो बिल्कुल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा था। वो पूरे कोल्ड वॉर की दिशा ही बदल सकता था। क्या वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था? पूरे कोल्ड वॉर के दौरान नासा के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स फ्रंट लाइंस पर भी लड़ रहे थे। हालांकि 10 साल से ज्यादा समय तक स्पेस रेस ही हेडलाइंस में रही, पर इस एजेंसी ने अमेरिकी सेना की मदद करने का एक सीक्रेट रोल भी निभाया था। अगस्त 1963 में दुनिया की सुपर पावर्स के लीडर्स ने साथ में इतिहास के एक सबसे अहम एग्रीमेंट पर साइन किए थे। 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों देशों को लगा कि वो इस जंग में काफी आगे निकल गए हैं और हालात तब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कैनेडी और कुरुशेव को लगा कि अब एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी बहुत जरूरी हो गई है। दोनों ने साइन तो किया, पर आपसी भरोसा नहीं था। उस ट्रीटी के तहत जमीन के ऊपर सारे न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स बैन कर दिए गए थे। इन ट्रीटीज के बावजूद दोनों साइड को ये नहीं पता था कि दूसरा क्या कर रहा है, और दोनों एक दूसरे पर शक करते और एक दूसरे से डरते थे। 3, 2, 1। नासा ने स्पेस सैटेलाइट्स की पूरी सीरीज लॉन्च करके मदद की, वेला 1 से 12 तक, और इस बात का ध्यान रखा कि वो पैक्ट ना टूटे। वो एडवांस्ड वेला सैटेलाइट्स एक से एक हाईटेक इक्विपमेंट, एक्सरे, गामा, न्यूट्रॉन डिटेक्टर से लैस थे, लेकिन उनमें बैंक मीटर्स भी लगे थे, जिनसे उन इंटेंस लाइट फ्लैशेस का पता लगाया जाता था जो एटॉमिक एक्सप्लोजन से निकलती थी। पहले लॉन्च के 16 साल बाद वेला सैटेलाइट्स की उम्र कम होने लगी थी, लेकिन पैट्रिक एयरफोर्स बेस फ्लोरिडा के टेक्नीशियंस अभी भी उनकी रीडिंग्स पर नजर रखे हुए थे, और जब उनकी नजर वेला 6911 पर गई तो सभी चौंक गए। वो एक डबल फ्लैश सिग्नेचर था, और डबल फ्लैश का एक ही मतलब है, न्यूक्लियर डेटोनेशन। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन में सिर्फ एक विस्फोट होता है, लेकिन नहीं, उसमें 2 बार विस्फोट होते हैं। और सैटेलाइट ने उसी यूनिक सिग्नेचर को देखा था। फ्लोरिडा के टेक्नीशियंस को लगा कि वो फ्लैशेस एक खतरनाक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के हैं, लेकिन उनकी लोकेशन थी अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच समंदर में, जो बड़ी अनोखी बात थी। अटलांटिक ओशन के बीच में कहीं पर न्यूक्लियर डेटोनेशन नहीं हो सकता था। कई ऐसी लोकेशंस थी जहां इस तरह के न्यूक्लियर डेटोनेशन हो सकते थे,
लेकिन अफ्रीका और अंटार्कटिक के बीच तो उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस सस्पेक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का पता लगते ही व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मच गई। क्या किसी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन को तोड़ा था? सबसे पहले तो शक सीधे सोवियत यूनियन पर ही गया था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो आखिर एक ओशन के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग क्यों करते हैं? 1963 से ही अमेरिकी प्रेसिडेंट का मॉस्को से सीधा हॉटलाइन कांटेक्ट था, ताकि किसी पोटेंशियल न्यूक्लियर क्राइसिस को रोका जा सके। रशियंस ऐसे किसी भी इंसिडेंट की जानकारी से इनकार करने लगे, लेकिन सोवियत पहले ही कई बार सीक्रेट न्यूक्लियर ऑपरेशंस कर चुके थे और उन्होंने कुछ समय पहले ही अटलांटिक के पार क्यूबा तक अपनी मिसाइल्स पहुंचाने की कोशिश की थी, जिससे दुनिया एक एटॉमिक एक्सटेंशन से बाल बाल बची थी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने रेडिएशन का पता लगाने के लिए सदर्न ओशियन में अपने स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट और शिप्स भेजे। हैरानी की बात थी कि उन्हें किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोई और एविडेंस नहीं मिला, ना तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिले, ना ही दूसरे डेब्री ही। इसलिए बात एक रहस्य ही रह गई कि वो लाइट फ्लैश आखिर किस चीज का था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साइंटिस्ट्स का एक इमरजेंसी पैनल बनाया, जिसे उस डबल फ्लैश की वजह का पता लगाना था। उन्होंने साउथ अटलांटिक फ्लैश के कई पोटेंशियल कॉजेस की जांच की और उन्होंने गड़बड़ सिग्नल से लेकर डिटेक्टर के फेलियर तक को ध्यान में रखा, और ये भी कि कहीं कोई माइक्रो मीटियोराइट तो सैटेलाइट से नहीं टकराया था। उनकी इन्वेस्टिगेशन 8 महीने तक चली और फिर वो पैनल इस नतीजे पर पहुंचा कि उस इंसिडेंट की वजह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थी। उनकी थ्योरी थी कि एक छोटा सा मेटेओराइट उस सैटेलाइट से टकराया था, जिससे वो गड़बड़ी हुई थी। जब किसी स्पेसक्राफ्ट से कोई माइक्रो मेटेओराइट टकराता है, तब उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और लाइट के फ्लैशेस नजर आते हैं। कहते हैं कि इसकी संभावना 100 करोड़ में एक की होती है। फिर वहां हुआ क्या था? कुछ ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि वेला ने एक न्यूक ही देखा था। एक ट्रीटी वायलेशन को जानबूझकर इग्नोर करके सुपर पावर्स के बीच जंग रोकी जा सकती थी। अगर वो एक न्यूक्लियर टेस्ट था, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार था? सोवियत यूनियन के अलावा 2 ऑब्वियस कैंडिडेट्स थे, और वो थे इजराइल और साउथ अफ्रीका। उस टाइम फ्रेम में साउथ अफ्रीकन्स और इजरायलीज दोनों अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स पर काम कर रहे थे। दोनों देशों के सामने एक ही समस्या थी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चुपचाप कहां टेस्ट करें। इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स थे, लेकिन उनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने की कोई जगह नहीं थी। उनके पास टेस्ट रेंजेस नहीं थे, इसीलिए समंदर ये परफेक्ट ऑल्टरनेटिव था। लेकिन ये भी एक अंदाजा भर ही रह गया। साउथ अफ्रीकन्स और इजरायलियंस ने ऐसी किसी बात से साफ इनकार कर दिया। आज तक दोनों में से किसी गवर्नमेंट ने वेला इंसिडेंट में कोई हाथ होने की बात नहीं मानी है। कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन की उस इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी क्लासिफाइड्स थीं, इसलिए उस घटना के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। दुनिया को इंतजार था जिंदगी में एक बार नजर आने वाले उस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का। उसे इस सेंचुरी का कॉमेट कहा गया था और वो हमारे बेहद करीब आ रहा था। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली एक तस्वीर से पता लगा कि डीप स्पेस का ये इंट्रूडर वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। जब हमने आइसोन को करीब से देखा तो पता लगा कि इसकी शेप बिल्कुल अलग है और उसका एक सेंटर है, 2 विंग्स है और वो एक स्पेसशिप जैसा है। दुनिया भर के एंशिएंट कल्चर्स में कॉमेट्स को तबाही का प्रतीक माना जाता है, लेकिन साइंस के एडवांस होने पर हमने उसके बारे में जाना तो हमारा डर भी कम हुआ। सन 2013 में दुनिया भर की नजरें आसमान के कॉमेट आइसन पर टिकी थी और किसी आंखों में डर नहीं था। शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। कॉमेट आइसॉन को आज तक का सबसे बड़ा और ब्राइटेस्ट कॉमेट कहा जा रहा था, इसीलिए सब लोग इस कॉमेट को देखना चाहते थे। वो किस तरह का होगा और कितने साइंटिफिक वैल्यू वाला होगा, इस लिहाज से लोगों को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे। सितंबर 2012 में उस कॉमेट की खोज के बाद से ही नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक रीजन ओर्ट क्लाउड में आइस और डस्ट के चंक देखे थे। ऑर्ट क्लाउड्स असल में कॉमेट्स का एक कलेक्शन है
जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो पृथ्वी के मुकाबले सूरज के करीब 10,000 गुना ज्यादा दूर है। पृथ्वी से काफी दूर की ऑर्बिट में लाखों कॉमेट्स हैं और किसी चीज ने आइसन को सूरज की ओर लाखों साल के सफर पर धकेल दिया था, जिससे हमारी पृथ्वी उसकी फायरिंग लाइन में आ गई थी। ऐसे बहुत ही कम कॉमेट्स हैं जो सूरज के इतने करीब आ पाते हैं, इसलिए उसे देखना बड़ा ही इंट्रिगिंग था। नासा ने उस इन्फ्लेनेटरी वॉन्डरर की तस्वीर लेने के लिए पूरी तैयारी की थी और उसके लिए उसने एक स्पेशल बलून माउंटेड टेलीस्कोप भी बनाया था। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली एक तस्वीर ने पृथ्वी पर शॉक वेव्स पैदा कर दी थी। जब हमने उसे ज्यादा करीब से देखना शुरू किया तब उसकी शेप ने हमें चौंका दिया था, क्योंकि उसकी ट्रायंगुलर शेप हमें हैरान कर रही थी। वो बड़ी ही आर्टिफिशियल लग रही थी। हमें एक ग्लोइंग वी शेप्ड ऑब्जेक्ट दिख रहा था और किसी अनट्रेन्ड आंख के लिए वो एक साई-फाई बैटल स्टार था, एक गैलेक्टिक इवेंट था। उस फोटोग्राफ को देखकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि कोई उसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्यों समझ सकता है। देखकर ही लग रहा था कि वो क्लोज एनकाउंटर्स फिल्म से निकला है। अगर हम इस बारे में सोचें तो साफ लगता है कि कॉमेट भी असल में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले स्पेसशिप जैसा ही दिखता है। जब वो सूरज की ओर बढ़ा तब एंटिसिपेशन भी बढ़ने लगी, लेकिन उन शुरुआती तस्वीरों से पता लगने लगा कि सेंचुरी का कॉमेट कहा जाने वाला वो ऑब्जेक्ट उस स्टार के पीछे से निकलने में नाकाम रहा। अचानक ही वो गायब हो गया। ऐसा लगा कि वो विशाल ऑब्जेक्ट अचानक ही गायब हो गई। इसकी वजह का पता लगाने के लिए नासा जमीन पर और स्पेस में मौजूद अपने टेलीस्कोप से उस कॉमेट के प्रोजेक्टेड पाथ का पता लगाने लगी। हमें लगा कि वो गायब हो गया है, लेकिन फिर अचानक बूम, वो दिखने लगा। लेकिन हमारे आउटर सोलर सिस्टम के उस इंट्रूडर को सूरज के करीब जाने का अंजाम भुगतना पड़ा था। वो ऑब्जेक्ट सूरज के पीछे बहुत करीब से गुजरा था, इसलिए वो बुरी तरह से झुलस गया था और नष्ट हो गया था। और अब सिर्फ डस्ट और गैस ही बच गई थी। आइसन के डिस्ट्रक्शन के बाद साइंटिस्ट के पास उस कॉमेट का बहुत ही कम डेटा बच पाया। मार्क एंटोनियो ने हबल से मिली तस्वीरों की जांच की। तस्वीरें लेता है। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप उस कॉमेट के सामने आया तब उसे उसकी एक फोटो लेने में 8 मिनट लगे और ये स्ट्रीक्स उसी के हैं। लाइट की इन तीनों स्ट्रीक्स की वजह से ही उसे एक डिस्टिंक्ट शेप मिली और आइसन एक ऑर्डिनरी कॉमेट से बिल्कुल अलग नजर आने लगा। लेकिन एंटोनियो मानते हैं कि इस घटना को इमेज मैनिपुलेशन के जरिए समझा जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस में 3 पर्टिकुलर इमेजेस को एक में कंबाइन किया गया है। आइसन की 3 हबल इमेजेस जो 3 अलग अलग मोमेंट पर ली गई थी 13 मिनट के अंतर पर, और तीनों से लाइट की एक स्ट्रीक बन रही है। अलग अलग तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो बड़ी अनोखी लग रही है। हालांकि आउटर सोलर सिस्टम का वो इंट्रूडर हमारे लिए हार्मलेस था, लेकिन हमारा ये एंशिएंट डर कम नहीं हुआ कि स्टार्स के पार से आने वाली फोर्सेस बड़ी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होती है। कोई रॉक पृथ्वी से टकराता है तब साइंटिस्ट्स के सामने एक बड़ी खतरनाक पॉसिबिलिटी होती है। हम उसे एक इन्वेजन भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया का स्पेस से पृथ्वी तक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या वो इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स जो पृथ्वी पर जीवन लाए थे हमारे लिए मौत भी लाए थे? बहुत से लोग मानते हैं कि आज हम जिन बीमारियों का सामना कर रहे हैं उनमें से बहुत सी बीमारियां एलियन हैं। कई दशकों तक साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन कहां से आया। बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं
कि लाइफ भी एक वायरस का काम करती है और एक से दूसरे प्लेनेट पर रॉक्स और कॉमेट्स की मदद से पहुंचती है। लेकिन सन 1969 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से एक मेटियोराइट टकराया तो नासा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जब प्रोफेसर रिचर्ड हूवर ने एक सैंपल की जांच की तो उन्हें उसमें मौत के ट्रेसेस मिले। मैंने उसे तोड़ा, उसे स्टेराइल टूल से तोड़ा और फिर एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टब के नीचे रखा और फिर एक माइक्रोस्कोप से देखा तो अचानक ही मुझे उसमें एक फिलामेंट नजर आया। वो रॉक मैट्रिक्स में दबा हुआ था। मुझे उस जगह पर उसके निशान दिख रहे थे जहां सेल्फ एक दूसरे से जुड़े थे और इसी वजह से मैं उसका प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन भी कर पाया। उस स्टेराइल स्पेस रॉक के अंदर से हूवर को जो चीज मिली वो एक तरह के बैक्टीरिया के फॉसिलाइज्ड फिलामेंट्स थे। हालांकि कुछ साइंटिस्ट उनके कंक्लूजन से सहमत नहीं, लेकिन इस बात के सबूत थे कि आज पृथ्वी पर जो पोटेंशियली डेडली ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो शायद इन गिलर से ही डिसेंडेड हों। ये भी कहा जा सकता है कि बैक्टीरिया का स्पेस से पृथ्वी तक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइफ के सबसे छोटे रूप को डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस कहते हैं। डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस में डीएनए का बस एक सेट नहीं होता बल्कि 4 सेट्स होते हैं। अगर हम स्पेस ट्रैवल की बात करें तो ये उस मामले में बड़े परफेक्ट होते हैं क्योंकि स्पेस में किसी जीव को स्पेस रेडिएशन का सामना करना पड़ता है जो डीएनए कोडिंग को खत्म कर सकता है, लेकिन बाकी के जो 3 सेट बच जाते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जीव खुद को रिपेयर कर लें। ऐसे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कुदरत ने पृथ्वी पर इस बाजार एडेप्टेशन को कैसे अपना लिया। इन छोटे छोटे इवेंटिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का पोटेंशियल इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पृथ्वी पर आने वाले उन माइक्रोब्स की वजह से ही बीमारियां हो रही हैं और कई आम बीमारियों की वजह भी वही है। इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फिल्ट्रेटर्स की ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात साइंस से साइंस फिक्शन तक पहुंची और इसे हवा दी 1950 की कल्ट क्लासिक इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स ने। नहीं रहा है क्या? भागो! वो आ चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। हम इसे एक इन्वेजन भी कह सकते हैं। हमारे शरीर को पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और हमें उन लड़ाइयों के बारे में कभी पता भी नहीं लग पाता। शायद सबसे डरावनी बात तो यह है कि स्टार्स के पार से आने वाले इन पोटेंशियली हार्मफुल पैथोजेंस का यहाँ तक आना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये भी कहा जाता है कुछ एलियंस जानबूझकर पृथ्वी को इन्फेक्ट करने वाली बायोलॉजी तैयार कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें पृथ्वी की बायोलॉजी के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, वरना वो ऐसा नहीं कर पाते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें से कुछ तो शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ओरिजिन के हैं। पृथ्वी पर मेटेरॉइड्स के हमले तो 400 करोड़ सालों से होते आ रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एक बड़ा ही अच्छा काम करता है। वो उनके लिए एक वेलकम मैट बिछा देता है। वो शायद हार्मफुल नहीं होते क्योंकि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट रिचर्ड हूवर तो मानते हैं कि उन मेटियोराइट से आए उन स्पेस बैक्टीरिया ने ही पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए थे। 270 करोड़ साल पहले सायानोबैक्टीरिया बहुत बड़ी संख्या में बढ़ने लगे और उन्होंने पूरी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ही बदल डाला था और उसे एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजनेटिंग एटमॉस्फेयर बना दिया है, क्योंकि सायानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर वो सायानोबैक्टीरिया नहीं होते तो शायद हमारी पृथ्वी में ऐसे बदलाव नहीं आते जिससे यहाँ जीवन की शुरुआत हो सकती। पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे एस्टेरॉइड ढूंढ रहे थे जो पृथ्वी के करीब हो, तभी उन्होंने एक पोटेंशियल प्लैनेट किलर देखा। अगर कोई बड़ी चीज पृथ्वी से टकराती है तो हम मुसीबत में फंस जाते हैं। आप जानते ही हैं कि डायनासोर्स का क्या अंजाम हुआ। मगर साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था कि वो ऑब्जेक्ट टूटकर बिखर जाएगा। क्या किसी बहुत ही पावरफुल फोर्स ने उस एस्टेरॉइड को तोड़ दिया था? उसे किसने तोड़ा था, ये बात आज भी एक राज है।
नासा सिर्फ स्पेस में ही खोजबीन नहीं करती। इस एजेंसी का एक और बड़ा अहम काम है हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स खतरों के बारे में बताना। एरिजोना में मौजूद कैटलीना स्काई सर्वे ने अभी तक पोटेंशियल प्लैनेट किलर्स की तलाश में 5000 ऐसे ऑब्जेक्ट्स की खोज कर ली है जो पृथ्वी के काफी करीब हैं। आसमान में लाखों एस्टेरॉइड्स हैं और हमने उनमें से करीब 10% को ही अब तक ट्रैक किया है। उन्हें जो काफी बड़े हैं, उनमें इतना दम है कि वो पृथ्वी जीवन को बदल डालें। 15 सितंबर 1913 को इस टीम ने मार्स और जुपिटर के बीच घूमते एक ऐसे ही खतरनाक ऑब्जेक्ट को देखा। उन्होंने उसे कोड नेम दिया R3। पहले तो वो देखने में कॉमेट और एस्टेरॉइड का हाइब्रिड लग रहा था। उस चौंकाने वाली खोज ने हवाई की केक ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स को उस विशाल एस्टेरॉइड पर नजर रखने के लिए सतर्क कर दिया। उतना बड़ा एस्टेरॉइड अगर किसी टफ मटेरियल से बना हो तो वो सीधा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ सकता है और पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकता है। उन्होंने जब जूम करके देखा तो पता लगा कि वो डिब्री के एक ऐसे क्लाउड के बीच ट्रेवल कर रहा है जो करीब करीब पृथ्वी जितना बड़ा था। जब दुनिया के सबसे पावरफुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से R3 को देखा गया तो उससे मिली तस्वीरों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। वो एस्टेरॉइड बिना किसी खास वजह के ही 3 टुकड़ों में टूट गया। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हम हजारों हजार एस्ट्रॉइड्स देखते हैं, लेकिन किसी को टूटकर बिखरते हुए देखना बड़ा अनोखा नजारा होता है। R3 का बिहेवियर इतना अनोखा था कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को और आगे जांच करनी पड़ी। उसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से पता लगा कि एक मिस्टीरियस एनर्जी उस कॉस्मोस में बढ़ते एस्टेरॉइड को तोड़ रही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके बाद उसे 10 टुकड़ों में देखा, लेकिन वो कैसे टूट रहा था, ये बात आज भी एक राज है। इस इफेक्ट की वजह कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिनन नहीं था जिसे पहले देखा गया। वो एस्टेरॉइड लगातार टूटता रहा और साइंटिस्ट जवाब ढूंढते रहे। पहले तो हमें यही लगा था कि शायद वो किसी और बड़ी चीज से टकराया है, शायद किसी एस्टेरॉइड से, उसी से उसके टुकड़े हो गए। आसमान में लाखों एस्टेरॉइड्स हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उनका आपस में टकराना हैरानी की बात नहीं है। एस्टेरॉइड कोलिजन्स से जो रॉक के चंक्स निकलते हैं वो कॉस्मोस में करीब 48,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हैं, लेकिन R3 का कोई भी चंक उस स्पीड के आसपास भी नहीं पहुंचा था। वो बहुत धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे थे, इसलिए इस बात की संभावना कम थी कि वो किसी दूसरे एस्टेरॉइड से टकराया हो और उस टक्कर से उसके इतने टुकड़े हुए हों। नहीं, वो एस्टेरॉइड कोलिजन नहीं था, उसकी वजह कुछ और थी। अगर हम कोलिजन की बात को भूल जाएं तो जाहिर है ये काम किसी और फोर्स का था। वो फोर्स चाहे जो भी थी वो इतनी पावरफुल तो थी कि एक 2 लाख टन के एस्टेरॉइड के करीब 200 मीटर चौड़े टुकड़े कर दे। ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इतना अनोखा था कि लोग मानने लगे कि ये कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं था। मैं जब स्पेस रॉक को इस तरह टूटते हुए देखता हूँ तब मेरे दिमाग में 1980s का वो आर्केड गेम आता है, एस्ट्रॉइड्स। 1980s के इस आर्केड क्लासिक में एक स्पेसशिप एक लेजर बीम की मदद से एस्टेरॉइड के टुकड़े टुकड़े करता है। पृथ्वी को बचाने के लिए लेजर बीम्स की मदद से इन एस्टेरॉइड के टुकड़े की बात एक साई-फाई आइडिया लगती है, लेकिन नासा ने इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाने के लिए करीब 20 साल तक रिसर्च की है। 1990s में नासा को इस बात की पॉसिबिलिटी दिखी कि ग्राउंड बेस्ड लेजर की मदद से वो आसमान में स्पेस डेब्रिस की सफाई कर सकते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया लेजर ब्रूम। नासा के लेजर ब्रूम के बारे में ऑफिशियल पोजीशन ये है कि वो कभी ऑपरेशनल नहीं हो पाया। आज हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके लिहाज से तो ऐसी कोई डिवाइस हमारी पहुंच के बाहर लगती है, लेकिन किसी एडवांस्ड स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन के लिए ये एक अच्छा उपाय हो सकती है। तो क्या किसी बहुत ही पावरफुल फोर्स की वजह से उस एस्टेरॉइड्स के टुकड़े हो गए थे? R3 को जिस मिस्ट्री फोर्स ने तोड़ा था उसके बारे में नासा के साइंटिस्ट का तो यही कहना है कि वो असल में एक बड़ा अनजान सा स्पेस फिनोमिनन है जिसे वार्प इफेक्ट कहते हैं। ये बड़ा ही अनोखा इफेक्ट होता है जिसमें सूरज की लाइट एस्टेरॉइड और उसकी सतह के कुछ खास हिस्सों को इल्यूमिनेट कर देती है, क्योंकि उनसे हीट निकलती है और वो हीट एस्टेरॉइड को विंड मिल की तरह घुमाती है, और वो जितनी तेजी से नाचता है उस एस्टेरॉइड के उतने ज्यादा ही टुकड़े भी हो जाते हैं।
R3 के टुकड़े से निकली डेबरी पृथ्वी तक कभी नहीं पहुंच पाई, लेकिन शायद अगली बार हम इतने लकी न हो। डेबरी जितनी ज्यादा होगी पृथ्वी के लिए खतरा उतना ही ज्यादा होगा। हजारों ना सही पर सैकड़ों मीटियर्स पृथ्वी से टकराते रहते हैं और उनके नतीजे काफी डेवस्टेटिंग हो सकते हैं। जब अपोलो 15 मिशन ने बड़ी बारीकी से लूनर सरफेस की तस्वीरें ली, तब उसे वहां कुछ बड़े ही डरावने साए नजर आए। वो शेप कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लग रही थी। उस तस्वीर को देखने के बाद एक ही बात दिमाग में आई थी। 30 साल से ज्यादा वक्त तक नासा ने उस अनोखे स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन हाल में मिली तस्वीरों से पता लगता है कि उन सायों के साथ कहानी खत्म नहीं हुई थी। नासा को क्या पता लगा वो हमें ये कभी नहीं बताएगी। छब्बीस जुलाई सन 1971 विशाल सैटर्न 5 रॉकेट के साथ अपोलो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकला। मून के अपने सफर के पहले लेग पर उसके कमांड मॉड्यूल पायलट एल वर्डन के लिए यह एक बड़ा ही अनोखा एक्सपीरियंस था। जब हम मून के करीब पहुंच रहे थे तब हम पीछे की ओर जाने लगे, फिर अचानक ही हम पलट गए और हमारे सामने थी मून की सतह। ओह माय गॉड, कमाल का नजारा था। हाँ, सचमुच बड़ा शानदार नजारा था। मैं तो उसे देखकर दंग रह गया था। मैं जानता था कि वहां क्या हो सकता है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था। वो चीज ही बड़ी अनोखी थी। उनके साथ ही एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट और जेम्स अर्विन लूनर सरफेस पर उतर गए और वार्डन अकेले ही 3 दिन तक मून का चक्कर लगाते रहे। तब रात में मुश्किल से 4 घंटे सो पाता। वो दोनों लूनर सरफेस पर थे। मैं घबराहट या डर के मारे नहीं सो रहा था, ये बात नहीं है। उस वक्त मुझे काफी काम करने थे। वार्डन का एक प्राइमरी काम था मून के अनजान हिस्सों की तस्वीरें लेना और उन्हें मैप करना। मैंने मून की करीब 25% सतह की फोटो ली थी। मैंने हाई रेजोल्यूशन कैमरे के अलावा मैपिंग कैमरे का भी इस्तेमाल किया था। उसके दौरान मेरा फेवरेट काम था मून के पिक्चर्स उस वक्त लेना जब सूरज मेरे पीछे से गुजरता था। तब वहां शैडो पैटर्न्स पे लगातार लंबे से लंबे होते जाते थे। हमने मून पर कुछ बड़े अनोखे फीचर्स भी देखे। 3 दिनों तक टोटल आइसोलेशन में काम करने के बाद वार्डन ने कई 100 तस्वीरें ली। जॉनसन स्पेस सेंटर की स्पेशल फोटोग्राफिक लैब को उन्हें डेवलप करने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। नासा ने जब डेलपोर्ट क्रेटर नाम के एक एरिया की फोटो रिलीज की, तब सब चौंक गए। वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट उस क्रेटर के शैडोज के पीछे छिपा था। करीब से देखने पर यह सवाल उठा कि वो वहां कहां से आ गया। बड़ी ही अनोखी बात थी। वो एक लंबे सिगार जैसा लग रहा था। वो एक स्पेस क्राफ्ट जैसा लग रहा था, सिगार की शेप का स्पेस क्राफ्ट। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि सिगार की शेप का स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में देखा गया था, जो कई 100 सालों तक पॉपुलेशन सेंटर पर ही नहीं, डेजर्ट के ऊपर भी उड़ता रहा था। उस इमेज की एनालिसिस से उन शैडो ऑब्जेक्ट के एस्टोनिशिंग स्केल का पता चला। सिगार की शेप का वो ऑब्जेक्ट करीब 5 किलोमीटर लंबा था। मून पर इंसान की भेजी गई किसी भी चीज से कहीं बड़ा। उसने स्पेक्यूलेशन को हवा दे दी, मगर साइंटिस्ट कहते रहे कि वो एक रिज है जो लाइट की वजह से वैसी दिख रही है। हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक लूनर सरफेस फीचर है, एक हिल उसी का शैडो बन रहा है। 30 साल से ज्यादा वक्त तक वार्डन की ली वो तस्वीरें ही इस बात का सबूत थी कि डेलपोर्ट क्रेटर के अंदर कुछ न कुछ छिपा था। फिर कई दशक बाद इंटरनेट पर कुछ वीडियोज आए जिनमें उन एनोमली की क्लोजअप इमेजेस थी जिसे पहली बार अपोलो 15 मिशन में देखा गया था। उस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने अपना नाम कमांडर विलियम रुटलिज बताया और 76 साल का वो शख्स खुद को नासा का फॉर्मर इंजीनियर कहता है। रटलिज का दावा है कि वो बाद के एक अपोलो मिशन के कमांडर थे जिसे सन 1976 में नासा ने चुपचाप भेजा था।
अपोलो मिशंस के बारे में तो यही है कि हमने मून मिशंस पर जाना बंद कर दिया था, लेकिन अपोलो 19 और 20 पूरी तरह से बुक थे। वो पेड टूर थे और हमारे पास उनके क्रूज भी थे। नासा इस बात से इनकार करती है कि अपोलो 19 और 20 मिशंस कभी हुए थे, लेकिन सीक्रेट अपोलो मिशन से जुड़ी थियरीज तो उन वीडियोस के आने से काफी पहले से थी। हमें जब मून पर वो अनोखे ऑब्जेक्ट्स मिले थे तो उसके बाद एक थियरी तो ये थी कि हम उन 2 मिशंस पर मून पर वापस गए थे। हमें वो स्पेसक्राफ्ट मिला था, इस वजह से हमें असली कहानी पता नहीं लग पाएगी। अगर वो सच है तो शायद अपोलो 19 और अपोलो 20 भी हुए। लेकिन उन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी पर शक है, इसलिए उन्हें अपोलो 20 कॉन्स्पिरेशन थियरी के सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जिन लोगों ने मून के उन वॉयजर्स से अपना करियर बनाया था, वो ये मान नहीं सकते कि इस तरह के सीक्रेट फॉलोअप मिशन भी हुए थे। क्या 17 के बाद भी नासा वहां गई थी? नहीं, नासा वहां कभी वापस नहीं गई। पता नहीं रतलेज कौन है, लेकिन अपोलो 20 वहां कभी नहीं गया और बाद में भी वहां कोई नहीं गया। हम कुछ भी नहीं छुपाते। नासा आज भी ऐसी डिस्कवरीज कर रही है जो यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में हमारे फंडामेंटल एजम्पशंस को चैलेंज करती है। कई दशकों की खोज के बाद पैदा हुई मिस्ट्रीज आज भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। स्पेस पर एजेंसी का फ्यूचर भले ही अनसर्टेन है, पर ये आज भी स्टार्स के पार से आने वाले खतरों का पता लगाने के मामले में हमारा बेस्ट होप है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम तैयार हैं।